So in this topic, the Gonds that we have started. So Gonds were having which administration? Gonds were having centralized administration. ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? Centralized. And the name of kingdom of Gonds? Gada Katanga. And Gada Katanga was divided administrative units. Next divided into various Gadas. And Gadas further divided into Charasis. Charasis were having how many villages? Charasi was further divided into Barhots. Barhots were having how many? 12 villages. Okay? So all this administration was centralized, and this thus मतलब Gonds tribe they are now emerging into large state. और इसी के साथ जो किंग हो रहे थे वो क्या उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ब्राह्मण्स को ग्रांट्स देनी स्टार्ट कर दी थी, है ना। और साथ ही साथ उन्होंने, ताकि ब्राह्मण उनकी प्रहस्तीज लिखे, उनकी प्रेस करे और उनको रिकॉग्नाइज करे, हम पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं ना, व्हाई किंग्स दे गिव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण, क्यों देते थे। तो अब उन्होंने लैंड ग्रांट्स भी देनी शुरू कर दी, और जो पहले अनइक्वल क्लासेस में नहीं बटे हुए थे, अब क्योंकि कोई राजा बन गया, कोई सर्वेंट बन गया, है ना, कोई रिच बन गया, कोई पुअर बन गया, अलग अलग कास्ट में डिवाइड, और जो राजा बने उन्होंने रिचुअल्स परफॉर्म करके अपने आप को क्षत्रिय, जैसे राजपूत बन गए क्षत्रिय ना, तो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट में इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो इस तरह डिफरेंसेस जो है एमर्जेंस के साथ कई डिफरेंसेस आने शुरू हो गए स्टेट्स के साथ। एनी डाउट? हाँ जी, यस। एंड हु वाज राइटिंग प्रहस्तीज? ये सब कुछ हम पहले पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं कि व्हाई द किंग दे वर गिविंग लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं गौंड ट्राइब में ही एक जो रूलर था अमन दास। ठीक है, अमन दास वो कौन है? रूलर। ठीक है, गौंड ट्राइब का गौंड रूलर था वो, जैसे कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एक राजा है, उसके अंडर सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में है। तो अमन दास द गौंड राजा ऑफ गड़ा कतंगा, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, जिसका टाइटल क्या है रखा अपना? संग्राम शाह। रखते थे ना किंग अपने नाम के साथ, महाराजा धीराज, इस तरह के टाइटल, तो ये भी इसने अपने नाम के साथ टाइटल रखा था संग्राम शाह। सो अब उसका आगे बेटा था, बेटा कौन था आगे? दलपत। सो दलपत, उसकी शादी हुई दुर्गावती से, और वो भी दूसरे ट्राइब, कौन से ट्राइब? जैसे चंदेल राजपूत राजा, मतलब वो भी राजपूत बन गए थे, वो भी पावरफुल बन गए थे, चंदेल राजपूत राजा और महोबा। तो दलपत उसकी शादी किससे हुई? दुर्गावती से। ठीक है, अमनदास का बेटा दलपत है, उसकी भी शादी दुर्गावती से हुई है, बट दलपत की जल्दी डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद रानी दुर्गावती रूलर बन जाती है गड़ा कतंगा। ठीक है, तो इस तरह एक वुमेन रूलर भी, उसने भी रूल किया है इस ट्राइब में। तो हम गॉन्ड्स के बारे में जो कुछ स्पेशल रीड कर रहे हैं, तो ये भी चीज है कि दुर्गावती ने वो रूलर बन गई। संग्राम शाह, ठीक है, अमनदास को क्या टाइटल एज्यूम किया उसने? संग्राम शाह। तो उसके बाद रानी दुर्गावती, वो भी बहुत कैपेबल थी, ठीक है, और उसने अपने दलपत के बिहाव पे रूल करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्योंकि उसका बेटा जो था नारायण, वो भी बहुत छोटा था, ठीक है, और उसी के किंगडम में, उसकी किंगडम बहुत पावरफुल हुई, लेकिन 1565 में मुगल फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। किन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया? 1565 में। ठीक है, तो इनके ऊपर मुगल फोर्सेस ने अटैक करना शुरू कर दिया इनके ऊपर। ठीक है, सो इसने बहुत ब्रेवरी अब उनकी फाइट बैक किया। ठीक है, उनके साथ उसने उनका लड़ाई की, ठीक है, रेजिस्टेंस की, बट एट लास्ट शी वाज डिफीटेड, वो हार गई। ठीक है, क्लियर? हम ये दुर्गावती रूलर बन गई ना रानी, तो जब वो रूलर बनी उसके टाइम पीरियड में बहुत पावरफुल रही गॉन्ड किंगडम। ठीक है, काफी इसने
उसने अच्छी तरह से संभाला दुर्गावती ने, लेकिन उस टाइम पर मुगल फोर्सेस ने अटैक करना शुरू कर दिया था। पीछे भी एक मुगल फोर्सेस ने एक ट्राइब को अपने कंट्रोल में लिया था। कौन सा ट्राइब था वो? यस, हाँ जी, हाँ जी, कौन सा ट्राइब था? यस, चेरो ट्राइब, है ना। चेरो ट्राइब पे भी मुगल फोर्सेस ने 2 बार अटैक किया, तो लास्ट में उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था। तो अभी मतलब उनको डिफीट कर दिया रानी दुर्गावती को, लेकिन प्रॉपर पूरे एरिया पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो धीरे तो दुर्गावती हार गई ना, शी डिफीटेड, वो हार गई। ठीक है, तो मुगल फोर्सेस ने इनके भी एरिया पे, अब उनको हरा दिया तो उनके एरिया पे कंट्रोल कर लिया। अब ये जो गड़ा कतंगा है, इसके बारे में हम बात करते हैं, जो इनकी किंगडम थी। ठीक है, तो ये तो हमने ब्रीफली देख लिया ना कि कैसी किंगडम थी, कैसे इनके रूलर्स थे। ठीक है, अब गड़ा कतंगा जो पूरा एक स्टेट बना था, वो बहुत एक रिच स्टेट था। ठीक है, रिच स्टेट था, वहां पर काम क्या क्या होता था, जैसे इट अर्न्ड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, तो वो ट्रेड करते थे, किसका ट्रेड करते थे? वाइल्ड एलिफेंट्स, दूसरी किंगडम्स को। ठीक है, बहुत रिच थे और ट्रेड करते थे वाइल्ड एलिफेंट्स का, दूसरी किंगडम्स को बेचते थे। ठीक है, एक्सपोर्टेड, ट्रैपिंग मतलब पहले उनको अपने कंट्रोल में करते थे, ट्रेनिंग करते थे। ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट करते थे। When Mughal defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants. और जब मुगल्स ने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया, है ना, इन मुगल्स ने इनके ऊपर जब कंट्रोल कर लिया, तो इन मुगल फोर्सेस को भी यहाँ से काफी खजाना मिला। बूटी मीन्स खजाना। ठीक है, तो बूटी यहाँ पे काफी कॉइन्स थे, कॉइन्स और प्लस ये जो एलिफेंट्स, यहाँ पे वो सारे मुगल फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में कर लिए जब अटैक करके इन्होंने हरा दिया था तब। ठीक है, और they annexed a part of kingdom and granted the rest to चंद्रा शाह। उन्होंने काफी एरिया पे तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन थोड़ा सा जो पार्ट था वो उन्होंने चंद्रा शाह को दे दिया, जो कि वीर नारायण का एक अंकल था। वीर नारायण कौन था? वीर नारायण इसका बेटा था। ठीक है, सन वीर नारायण, ठीक है, इसका बेटा था। उसने मतलब काफी एरिया पे मुगल फोर्सेस ने अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन थोड़ा सा एरिया उन्होंने वीर नारायण के अंकल को दे दिया। ठीक है, स्मॉल एरिया वो उन्होंने उसके अंकल को दे दिया। And despite the fall of Garkatanga, the Gond kingdom survived for some time. मतलब चाहे मुगल फोर्सेस ने अटैक कर लिया, थोड़ा सा एरिया दे भी गया था, तो ये गॉन्ड किंगडम काफी टाइम तक चलती रही। ठीक है, और धीरे धीरे जब बुंदेल और मराठा वो रूलर्स आ गए, तो ये वीक होनी शुरू हो गई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अहोम्स की। ठीक है, ये हो गए गॉन्ड्स। अब नेक्स्ट है अहोम्स। तो अहोम्स कहाँ से आए थे? अगर मैप में आपने देखा है तो मैप में यहाँ पे भी एक उसी एरिया का स्मॉलर मैप बनाया हुआ है, जब जैसे पीछे आपने पूरे इंडिया का मैप देखा था, तो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में अहोम है, तो यहाँ स्मॉलर एरिया में अहोम दिखाए गए। ठीक है, और यहाँ पे आपको रिवर भी दिख रही है एक, वो रिवर कौन सी है? ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है वो रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, और ये अहोम जो थे वो ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे, जो कि आजकल म्यांमार में है। ठीक है, 13th सेंचुरी में। और दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। पहले यहाँ पे जो थे भुइयांस मतलब लैंडलॉर्ड्स, उनको क्या कहा जाता था? भुइयांस। क्या कहा जाता था? ठीक है, जब अहोम्स यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड से जिनको भुइयांस कहा जाता था, उनको हरा के अपनी जो किंगडम थी वो एस्टैब्लिश करी। और उसी के बाद धीरे धीरे उन्होंने दे एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ छूतियास, खोज, हाजो, ये नाम इसी तरह के हैं, ट्राइब्स जैसे थे। ठीक है, एंड सबजुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स। उन्होंने दूसरे ट्राइब्स को हरा के अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। किन्होंने किया अपना कंट्रोल? किन्होंने किया? अहोम्स ने। ठीक है,
एंड दे बिल्ट ए लार्ज स्टेट, और उन्होंने भी अपना एक लार्ज स्टेट बना लिया। तो सबसे पहले बताएंगे कहां से माइग्रेटेड किए थे। माइग्रेटेड फ्रॉम कहां से किए थे? ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट किए थे। और उन्होंने यहाँ पे कौन सा एरिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था। और कौन कौन से किंगडम, उन्होंने किसको हराया था? फर्स्ट ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का, बुहियान्स का, उनको। फिर बुहियान्स, ये सारे आपके बुक में लिखे हुए नेम्स, ठीक है, बुहियान्स। उसके बाद 1523 में चूतियास एंड 1581 में खोज हाजो, ठीक है, इन सबको इन्होंने हरा दिया और अपनी किंगडम एस्टैब्लिश कर ली। उसके बाद ये यूज करते थे फायर आर्म्स। पहले माइग्रेट किया, ये इनकी हमने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। देन दे यूज्ड फायर आर्म्स। फायर आर्म्स मींस जैसे आर्म एमिनिशन यूज कर रहे हैं बैटलफील्ड में, पहले हम कहते थे कि बोज एंड एरोज यूज करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने फायर आर्म्स भी यूज, जैसे उस टाइम पर तोपें वगैरह, जैसे गोला दागना है ना, तो इस तरह के बॉम्ब्स वगैरह धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिए थे बनाने। हाँ जी, ये नाम है उसका वीर नारायण। वीर नारायण बेटा है ना, और उसी के अंदर को उन्होंने बाकी किंगडम पे खुद हरा के किंगडम पे खुद कंट्रोल कर लिया, और थोड़ी सी किंगडम उन्होंने उसके अंकल को दे दी, किंगडम का थोड़ा सा हिस्सा। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। सो अब फायर आर्म्स यूज करते थे, ठीक है, 1530s तक, मतलब फायर आर्म्स उन्होंने यूज करने शुरू कर दिए थे। एंड बाय 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। 1530 में तो उन्होंने फायर आर्म्स यूज करने शुरू कर दिए, ठीक है, लेकिन 1530 तक, और 1660 तक आते आते उन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर, 1660 तक आते आते उन्होंने हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन बनानी भी शुरू कर दी। कैनन मींस है ना, जो तोपे वगैरह वो भी बनानी उन्होंने शुरू कर दी। तो इट मींस कि अहोम्स इन्होंने काफी डेवलपमेंट कर ली। क्लियर। गन पाउडर जो बंदूक में उस टाइम पे पहले धीरे धीरे पाउडर है ना, फिर बुलेट्स वगैरह धीरे धीरे आनी शुरू हो गई, ठीक है, तो ये पहले धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई है। क्लियर ये पॉइंट्स। सो उसके बाद अहोम पे, और इनके ऊपर भी काफी अटैक किए गए, अहोम्स के ऊपर भी। दे फेस्ड मेनी इन्वेजन फ्रॉम साउथ वेस्ट, इनके ऊपर भी अटैक हुआ था है ना, इनके ऊपर भी अटैक किया था मुगल फोर्सेस ने, और रानी दुर्गावती को हराया था है ना। इनके ऊपर भी इन्वेजन किए गए साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में कौन से स्टेट्स आते हैं? साउथ में मतलब इंडिया का पूरा साउथ वाला एरिया और वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, गुजरात से लेकर साउथ वाला पूरा एरिया गुजरात तक। तो वो साउथ वाले एरिया से इनके ऊपर भी इन्वेजन का मीनिंग, इन्वेजन मींस अटैक, इनके ऊपर अटैक काफी किए गए अहोम्स के ऊपर भी। जैसे 1662 में मीर जुमला, मुगल फोर्सेस में ही मीर जुमला उनका गवर्नर था, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, ठीक है, तो इनके ऊपर मुगल्स ने, किस मुगल जनरल ने अटैक किया? मीर जुमला, ठीक है, और कौन से ईयर में किया? 1662 में, ठीक है। नाम है गवर्नर का मुगल फोर्सेस में। अब मुगल एम्परर खुद थोड़ा जाता था लड़ने, वो अपने गवर्नर्स पे भेजता था ना, आगे मनसबदार बना देता था, उनको भेजता था, ठीक है। तो ये मीर जुमला को उन्होंने भेजा यहाँ पे अटैक करने के लिए, और चाहे अहोम्स ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अहोम्स को उन्होंने हरा दिया, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल ज्यादा देर तक नहीं चला, ठीक है, ज्यादा देर तक वो अपना कंट्रोल उन पर नहीं रख पाए, धीरे धीरे उन्होंने अपने एरियाज को मुगल के कंट्रोल से निकालना शुरू कर दिया। और अगर हम इनकी बात करें, एक तो हमने बात की कहाँ से आए थे, ठीक है, और बैटल्स के लिए फायर आर्म्स, गन पाउडर, कैनन्स वगैरह बनाते थे। इन्वेजन इन पे किसने किया, ठीक है,
अब हम बात करते हैं इनकी किंगडम के थोड़े एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पहले तो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे बात की थी ट्रेड करते थे, है ना, वाइल्ड एलिफेंट्स का। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे फोर्स्ड लेबर, ठीक है, यहाँ पे काम में फोर्स्ड लेबर के बारे में हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोर्स्ड लेबर के ऊपर ये पूरे अहोम डिपेंडेंट थे। और those who forced to work for state were called पैक्स। मतलब स्टेट क्या हो गया कि अहोम की जो मेन किंगडम है, जो यहाँ का रूलर है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, फोर्स्ड लेबर करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो फोर्स्ड लेबर करते थे उनको क्या कहा जाता था, पैक्स। क्या कहा जाता था, पैक्स। यहाँ पे फोर्स्ड लेबर करनी पड़ती थी लोगों को। एंड दोज हु वर्क फॉर स्टेट मतलब ये अहोम का जो स्टेट है, इनके लिए, मतलब अपने किंगडम के लिए उनको काम करना पड़ रहा है। सो दे वर कॉल्ड पैक। और एक सेंसस पॉपुलेशन का किया जाता था, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन भी उस टाइम पर किया जाता था। सेंसस मींस काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। सो ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। अब इनके अंदर कितने विलेजेस थे ये हमें नहीं पता चला, इनका हमें पता चला, हमने बता दिया, ठीक है। तो अब अहोम्स में इनके पास भी काफी विलेजेस होते थे, तो उन विलेजेस में ये काउंट करते थे कि किस विलेज में कितने नंबर हैं, और हर एक विलेज को फोर्स्ड लेबर भेजनी पड़ती थी बाय रोटेशन, कि पहले ये विलेज भेजेगा, फिर ये विलेज भेजेगा, फिर ये विलेज, फिर ये विलेज, ठीक है। सो क्या भेजना पड़ता था विलेजेस को, नंबर ऑफ पैक्स। सो ईच फोर्स्ड लेबर है, ईच विलेज, हर विलेज को भेजनी पड़ेगी पैक बाय रोटेशन। रोटेशन से हर विलेज भेजेगा, क्या भेजेगा, पैक्स, ठीक है। पैक्स मींस फोर्स्ड लेबर, कि फोर्स्ड लेबर जो स्टेट के लिए काम करेंगी वो हर एक विलेज भेजेगा। सो पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरियाज। अब जो ज्यादा लोग अब हर एक विलेज में भेजनी है बाय रोटेशन, है ना। तो कई बार ऐसा होता था कि एक विलेज में बहुत कम लोग हैं, एक विलेज में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो जिस विलेज में कम लोग होते थे उनको दूसरे विलेज में भेज दिया जाता था, ठीक है। सो पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज दे वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। जैसे इस विलेज में बहुत कम लोग हैं, उनको भी फोर्स्ड लेबर भेजनी पड़ेगी, इस विलेज में ज्यादा लोग हैं, इनको भी फोर्स्ड लेबर भेजनी पड़ेगी। तो जहाँ पे कम लोग हैं, ज्यादा लोगों को उधर शिफ्ट कर दिया जाता था कि हर एक में रोटेशन से भेजनी है, तो आप उधर जाके सेटल हो, ठीक है। अब इस तरह इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज था, क्लियर। इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज था, ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रलाइज था। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी है, दोनों में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस, तो इसलिए हम साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो वो आप फाइंड आउट करोगे खुद। अब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। और ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स दे सर्व्ड इन आर्मी ड्यूरिंग वॉर। और जितने भी यहाँ पे मेल्स होते थे सभी को आर्मी में जाना ही पड़ता था, ठीक है। सो दे हैव टू सर्व इन आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, क्लियर। सो इसके बाद, और जब वॉर नहीं हो रही तब वो क्या करेंगे, देन दे विल एंगेज इन बिल्डिंग डैम्स। तब वो डैम्स बना रहे हैं, ठीक है, या डैम्स बना रहे हैं, या इरिगेशन वर्क्स में, या दूसरे उनको स्टेट काम करने के लिए तब लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, कौन सा हमने अभी किया, ठीक है, मैन फर्स्ट आर्मी। अगर वॉर नहीं हो रही तो दूसरे कामों में उनको लगा दिया जाता था, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने राइस कल्टीवेशन के कई नए मेथड्स वो भी इंट्रोड्यूस किए। अब ये अहोम सोसाइटी भी क्लैन्स में डिवाइडेड है, गॉन्ड्स भी क्लैन में डिवाइडेड थे, ये भी किसमें डिवाइडेड थे, क्लैन्स। वैसे तो ये आपको पता ही है कि ट्राइब जो लोग होते थे वो क्लैन्स में ही डिवाइडेड होते हैं, है ना, डिफरेंट क्लैन्स में। और इनमें क्लैन्स को क्या कहा जाता था, खेल्स,
ठीक है, यहाँ पे क्लैंस को क्या कहा जाता था, गढ़, और यहाँ पे क्लैन को क्या कहा जा रहा है, खेल्स। ठीक है, अहोम्स में क्लैन को क्या कहा जा रहा है, खेल्स। ठीक है, KHELS। और यहाँ पर कुछ आर्टिजन की कास्ट, ठीक है, आर्टिजन की कास्ट भी रहती थी जो आसपास के किंगडम से भी कई आ रहे थे। ठीक है, और एक खेल में कई विलेजेस होते थे। किंगडम क्लैंस में, खेल्स में डिवाइडेड है, और एक खेल में आगे कई विलेजेस होते थे, जैसे कि गढ़ में बरहोत वगैरह आगे, तो यहाँ पे खेल्स होते थे। सो पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय विलेज कम्युनिटी। जो पीजेंट को लैंड दी जाती थी वो विलेज मतलब जो कम्युनिटी बनी हुई है क्लैन की, उसकी तरफ से दी जाती थी। एंड इवन द किंग कुड नॉट टेक इट विदाउट द किंग्स कम्युनिटी कंसेंट। मतलब पीजेंट्स को लैंड किसने दी, जो खेल्स में अलग अलग विलेज है वहां विलेज कम्युनिटीज बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनी हुई है, विलेज कम्युनिटीज। विलेज कम्युनिटीज किसको लैंड देंगी, फार्मर्स को, और जो किंग है, राजा है, वो भी कम्युनिटी की मर्जी के बिना उस पीजेंट से जमीन वापस नहीं ले सकता। ठीक है, और इस तरह अब बात करते हैं उनके रिलीजन की, थोड़ी सी रिलीजन की, कि उनका वैसे तो अपने ट्राइबल गॉड, जो ट्राइब लोग होते हैं उनके अपने ट्राइबल गॉड होते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण, यहाँ पे भी ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, और टेम्पल्स, ब्राह्मण, उनको लैंड ग्रांट्स दी जाने लगी। और इसी में एक सीप सिंह था जिसने कि हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया। और अहोम किंग, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल गॉड को बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ा, बल्कि उसको भी कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो ट्रेडिशंस में कि उन्होंने हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट किया, लेकिन अपने जो ट्रेडिशनल गॉड्स थे, ट्राइबल गॉड्स थे, उनकी भी वर्शिप वो करते रहे। ठीक है, जैसे सीप सिंह, उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी अपने ट्राइबल गॉड को पूजते रहे। अब इस तरह अहोम सोसाइटी जो थी, यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब आर्ट भी डेवलप हो रही थी, कई पोइट्स थे, कई स्कॉलर्स थे। ठीक है, उनको भी लैंड ग्रांट दी जाती थी। थिएटर वाज एनकरेज्ड, मतलब थिएटर मींस ड्रामा जहाँ पे होती है, ठीक है, स्टेज शो, तो वो भी एनकरेज किए जा रहे थे। संस्कृत के काम भी किए गए, इंपॉर्टेंट वर्क्स और संस्कृत में लिटरेचर लिखा गया। और इसमें हमें जो मिलता है एक, वो मिलता है बुरंजीज। तो संस्कृत में लिटरेचर लिखा गया किस ट्राइब में, अहोम ट्राइब में। क्या नाम है संस्कृत वर्क का, बुरंजीज। क्या नाम है, बुरंजीज। पहले ये अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, फिर असामीज लैंग्वेज में लिखा गया। मतलब संस्कृत में ये लिखा हुआ था, इसको पहले अहोम ने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और फिर असामीज लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया इस अहोम सोसाइटी में। ठीक है, अब इस तरह अहोम्स और गॉन्ड, इनकी हमने थोड़ी ब्रीफ डिस्कशन की, क्लियर। बाकी हमें क्लैन की, अब ये थोड़ा सा हमें पता चल गया कि ये ट्राइब किस तरह रहते थे, क्या रिलीजन फॉलो करते थे, कैसा इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, या किस चीज का ट्रेड करते थे, तो ये सारी चीजें क्लियर। अब इसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, अब बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम इसमें मैचिंग में बताओ। यस, गढ़ किसके साथ मैच होगा, गढ़ कतंगा। और टांडा, टांडा किसको कहा जाता था, कारवा को। उसके बाद लेबरर, कौन थे लेबरर, पैग। और क्लैन, खेल। और ये क्लैन का नाम खेल किस ट्राइब में था, अहोम्स में। सीप सिंह किसको बिलोंग करता था, अहोम स्टेट को। दुर्गावती, अब इसमें आपने गढ़ जो था, गढ़ के साथ आप 84 लगाओगे, और दुर्गावती आपने गढ़ को गढ़कतंगा के साथ पहले मैच किया है, किसके साथ, अच्छा गढ़ को 84 इसके साथ किया। यस, दुर्गावती गढ़कतंगा की तो ठीक रूलर है ना। ओके, सो
हाँ जी, न्यू कास्ट emerging within Varnas were called, and dash were historical works written by Holmes, Buranchis, and dash mention that Gada Katanga had, कौन किसमें mention है? Akbarnama. As tribal state bigger and stronger, they gave land grants to हाँ जी, scholars and poets. Okay, land grants to scholars and poets. उनको भी grant देनी शुरू कर दी. Okay, next we will discuss tomorrow.